नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो में बात करेंगे आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के बारे में। एसेट मैनेजमेंट कंपनी है ये। आदित्य बिरला कैपिटल और सन लाइफ एएमसी इन दोनों की जॉइंट वेंचर कंपनी, मतलब ये दोनों साथ में मिलकर इस कंपनी को चलाते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी इसमें कोई बायो साइड की रिकमेंडेशन नहीं है। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, तो आपको बायो सेल करना है तो आप अपना एनालिसिस करिए। तो जो ये स्टॉक है अक्टूबर 2021 में लिस्ट हुआ था, उसके बाद से लगातार डाउन गया हुआ है। एंड अभी आप देखो तो यहाँ पे सपोर्ट लेके यहाँ पे 2 बार स्टे बना के ऊपर जा रहा है स्टॉक। और अगर आप चाहो तो इसमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा है, देखो ये शोल्डर, ये हेड एंड ये दूसरा से सेकंड शोल्डर। इतना क्लियर हेड एंड शोल्डर नहीं है, बट स्टिल आप समझ जाओ कि हेड एंड शोल्डर टाइप का ही है। और इसमें देखो तो आप कप एंड हेड पैटर्न भी ड्रॉ कर सकते हो। ये इसका कप, एंड ये सेकंड, ये हैंडल। तो कप एंड हेडर पैटर्न भी ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे ब्रेकआउट भी दिया हुआ है कप एंड हेडर का। और आप देखो तो ये डबल बॉटम पैटर्न भी बन रहा है। मतलब मल्टीपल कंफर्मेशन दे रहा है ये स्टॉक तरीके से। तो डबल बॉटम पैटर्न भी बन सकता है यहाँ पे। और अगर आप इसके टारगेट्स की बात करो तो देखो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लिया होता है, यहाँ पे ब्रेकआउट देके, ब्रेकआउट के ट्रे के, और दो और रीटेस्ट भी कर चुका है। तो इसका जो, अगर आप कप एंड हेडर के हिसाब से पैटर्न देखो तो जिसका टारगेट रहेगा, लाइक ये इसका कप है, इसको ऊपर ले जाते हैं तो 699 यानी ऑलमोस्ट 700 के टारगेट दे सकता है, और स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई तक इजीली जा सकता है। डेली चार्ट में इस स्टॉक को देखें तो देखो अच्छी खासी बाइंग भी आई हुई है यहाँ पे। प्रीवियसली इतनी बाइंग नहीं आई है, बीच बीच में आई है तो स्टॉक भागा हुआ है। और यहाँ पे जो प्रीवियसली यहाँ पे रेसिस्टेंट था, वहाँ पे आके स्टॉक ने रिटेस्ट किया है। और अभी आप देखो तो लगातार बाइंग के साथ ही स्टॉक गैप अप होकर ऊपर गया हुआ है, और यहाँ पे रिटेस्ट भी कर चुका है। तो अब ये स्टॉक ऊपर जा सकता है क्योंकि बाइंग भी आ रही है स्टॉक में। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। मिड कैप कंपनी है, 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। पी रेशियो 21 का है, और इंडस्ट्री पी 20 का है। तो इंडस्ट्री पी से 1 पॉइंट कम है खाली। आर ओ सी 33 का है, और आर ओ ई 25 का है। तो रेशियोज बहुत अच्छे हैं, और डेप्ट नहीं है कंपनी पे। 0.0 थी, बिल्कुल ना के बराबर डेप्ट है। टॉप से जो करेक्शन हुआ है वो 27% करेक्शन हुआ है। प्राइस टू बुक वैल्यू ज़्यादा है, 5.5 की प्राइस टू बुक वैल्यू, और प्लेस परसेंटेज जो है वो 0 है। पी रेशियो की बात करें तो ऑलमोस्ट फ्लैट है, और जो मिडिल पी रहता है वो 18 का रहता है। करंटली पी जो है वो 21 का चल रहा है, क्योंकि कंपनी जो है, इसका आप ईपीएस देखो तो यहाँ पे तो देखो 292 का ईपीएस था, बट इस कंपनी लिस्ट में तो ईपीएस कम हुआ है। 23 से 20 गया है ईपीएस, फिर 24 गया है, मतलब कम ज़्यादा हुआ है, कंसिस्टेंट नहीं रहा है। और स्टॉक का जो प्राइस है वो भी कंसिस्टेंट नहीं रहा है, इसलिए जो है पी रेशियो ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है। क्योंकि प्रॉफिट बढ़े घटे और स्टॉक का प्राइस भी ऊपर नीचे हुआ है, तो पी रेशियो फ्लैट है। बट मिडिल पी के आसपास ही जो पी रहता है, इतना ज़्यादा ऊपर भी नहीं है, थोड़ा सा ओवर वैल्यूड स्टॉक है। और प्रॉफिट लॉस की बात करें तो क्वार्टरली बेसिस पे देखो तो हाईएस्ट एवर सेल्स है क्वार्टरली 341 करोड़ की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हाईएस्ट है 194 करोड़ का। ओपीएम की बात करें तो ओपीएम थोड़ा घट गया था, जो 60 का जो 72 का ओपीएम चला था घटा हुआ है। देन अब ओपीएम बढ़ा है, 55 से 57% चला है पिछले 2 क्वार्टर्स में। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट हाईएस्ट है 208 करोड़ का। ईपीएस भी हाईएस्ट है, यहाँ पे 81 का ईपीएस दिख रहा है। उसके बाद कंपनी 87 का, फिर वो लिस्ट हुई थी कंपनी, तो उसके बाद से जो आप ईपीएस देखो तो वो हाईएस्ट है 7 का। ईयरली बेसिस पे देखें तो देखो कोविड के बाद से कंपनी की सेल्स घटी हुई थी, और उसके बाद सेल्स बढ़ी 1400 करोड़ की, बट देन अगेन डाउन हुई। बट अगर आप सेल्स को क्वार्टरली बेसिस पे देखो तो हाईएस्ट सेल्स है काफ़ी पिछले क्वार्टर से।
तो हो सकता है कब जो है सेल्स इंप्रूव हो और क्वार्टरली बेसिस पे इंप्रूव होगी, तो ऑफकोर्स फाइनेंशियल जो प्रॉफिट जो ईयरली बेसिस पे उसमें भी सेल्स इंप्रूव होगी। और एक्सपेंसेस ऑलमोस्ट कंसिस्टेंसी रहते हैं, क्योंकि एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, कोई मशीनरी कोई प्लांट्स लगानी नहीं है, सिर्फ एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी और ऐसे ऑफिस लगाने अपने। तो जो ऑफिस बिल्डअप करने हैं तो वो तो ऑफिस रेंट लेने हैं, वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, और एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी कंसिस्टेंट रहती है। तो ओपीएम की बात करें तो ओपीएम 66 से 6150 से हुआ था। ओपीएम घटने के बाद भी अगर आप देखो नेट प्रॉफिट हाइएस्ट है 708 का, और ईपीएस भी जब से लिस्ट हुआ है तब से हाइएस्ट है 24 का। 2 साल से ऑलमोस्ट 50% डिविडेंड दे रही है, क्योंकि कोई प्लांट्स वगैरह तो नहीं लगाने हैं कंपनी को, इसलिए कंपनी डिविडेंड में दे देती है पैसा अपना। और अदर इनकम की बात करें तो इस साल 245 करोड़ की अदर इनकम आई है, क्योंकि कंपनी अपनी जो है इन्वेस्टमेंट्स लगातार बढ़ा रही है। ठीक है, 2500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स करेंटली है, इसलिए इनकी अदर इनकम आई हुई है। क्वार्टरली बेसिस पे भी देखें तो यहाँ पे अदर इनकम नेगेटिव हुई थी, अदर इनकम नॉर्मल में ही नेगेटिव हुई थी, क्योंकि उस टाइम पे ये कब जून 2022 इसको वीकली चार्ट पे देखते हैं तो देखो जून के जो टाइम था उस टाइम पे मार्केट ही पूरा डाउन गया हुआ था, इसलिए जो इनके इन्वेस्टमेंट्स है वो एएमसी कंपनी है, स्टॉक वगैरह में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रहती है, तो मार्केट डाउन हुआ, तो इसलिए जो है जो इनकी अदर इनकम है वो भी डाउन गई, और उसके बाद से अदर इनकम लगातार बढ़ रही है, और अभी मार्केट हाईएस्ट है, आपको पता ही है, अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो अदर इनकम भी जो है वो 80 की चल रही है, इसलिए आपको अदर इनकम हाईएस्ट दिख रही है 245 करोड़ की। ओपीएम कम होने के बाद भी कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट को हाईएस्ट मेंटेन किया हुआ है, और जो क्वार्टरली बेसिस पे सेल्स बढ़ रही है, तो अब इम्प्रूवमेंट हो सकती है सेल्स में भी, तो सेल्स बढ़ेगी तो एक्सपेंसिव उतनी रहने, और इंटरेस्ट है नहीं, इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं दे रही कंपनी, क्योंकि इंटरेस्ट रिजर्व देखो, रिजर्व लगातार बढ़ रहे हैं, और इंटरेस्ट 78 करोड़ का है खाली, और रिजर्व 2546 करोड़ की है, तो डेप्ट भी बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर है, तो ना इंटरेस्ट देना है, और एक्सपेंसेस भी ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, तो जैसे रेवेन्यू बढ़ेगा तो इनका जो नेट प्रॉफिट है वो और ज़्यादा बढ़ेगा, और स्टॉक ऊपर जा सकता है। तो बैलेंस शीट तुमने देखी, डेप्ट बिल्कुल ना के बराबर है, कैपिटल वर्क नहीं है इसमें प्रोग्रेस में, इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ा रही है कंपनी। रेशियो की बात करें तो आरओसी देखो काफ़ी अच्छा आरओसी रहता है, 40 से 45, और इस बार कम हुआ है 33%। इन्वेस्टर्स की बात करें तो इसमें एक ड्रॉबैक है कि इन्वेस्टर्स 86% है प्रमोटर, और जो कि कोई कंपनी लिस्ट होती है तो उसको 3 साल के अंदर अपना जो मैक्सिमम स्टेक है वो 75% ही रख सकती है। तो अभी तो अगर बात करें तो देखो कंपनी को लिस्ट हुए अभी 3 साल होने को आ गए हैं, और अक्टूबर 2021 में कंपनी लिस्ट हुई थी, और अभी ये मार्च चल रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट 7 महीने हैं, तो 7 महीने में हो सकता है ये जो एफ आई आई से जो प्रमोटर्स है ये लोग स्टॉक को ऊपर लेके जाए, और उसके बाद प्रमोटर सेल करेंगे अपना स्टॉक 75% पे लेके जाएंगे, जो गाइडलाइन है सेबी के उस हिसाब से, तो स्टॉक जो प्रमोटर सेल करेंगे तो स्टॉक नीचे आ सकता है। बट मुझे लगता है सात, अब वो अगले क्वार्टर में कर ले या 7 महीने में बात करें तो वो डिपेंड करता है, पर 7 महीने के अंदर ही करना होगा उन्हें, तो वो कितने टाइम में करते हैं ये मुझे नहीं पता, बट आई थिंक उससे पहले स्टॉक ऊपर जाएगा, और उसके बाद पैनिक सेलिंग हो सकती है, क्योंकि जब प्रमोटर सेल करेंगे तो रिटेलर्स को यहाँ पे फंसाया जा सकता है। तो दिस इज़ ओनली माई ओपिनियन, और मैं गलत भी हो सकती हूँ, क्योंकि मार्केट में कोई भी गलत हो सकता है। और डीआईएस की बात करें तो डीआईएस ने स्टॉक बढ़ाया हुआ है थोड़ा सा पिछले क्वार्टर से, और एफआईएस ने बढ़ाया हुआ है, और पब्लिक 6.5% है, तो पब्लिक काफ़ी कम है स्टॉक में। अब ये प्रमोटर जब सेल करेंगे तो वो किसके पास जाता है, एफआईएस के पास, डीआईएस के पास, म्यूचुअल फंड के पास, या पब्लिक के पास, वो देखना होगा, बट उससे पहले आई थिंक ये स्टॉक यहाँ तक का टारगेट दे सकता है। तो ये मेरा व्यू था स्टॉक पे, मेरी कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं थी स्टॉक में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।